गौर से देखिए इस शख्स को, हर 3 महीने में एक नया जुनून पैदा होता है। फिर एक यात्रा पर निकल पड़े हैं भाई नीरज याग्निक। नीरज भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद सुनील भाई। मैंने गौर से देखने के लिए इसलिए बोला कि हर 2-3 महीने में एक आप नया शिगुफा छेड़ते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा, बहुत साहसिक यात्रा, लाल चौक पर झंडा फहरा के आपने पूरी की। उसके बाद द्वारका से डिब्रूगढ़ की यात्रा, वो भी आपने बहुत अच्छे से पूरी की। और फिर अब एक नई यात्रा, इस नई यात्रा के बारे में बताइए। सुनील भाई, आप एक बीच की यात्रा भूल गए। इंदौर से रामलला के दर्शन करने गया था मैं। जी। और अयोध्या की यात्रा जी। वो जो मेरे ख्याल से जीवन की मेरी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा में से एक यात्रा थी। जी। और अब नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा परिक्रमा के पीछे उद्देश्य क्या है? अगर हम बात करें, एक उद्देश्य आपकी उस यात्रा का था श्रीनगर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी की, द्वारका से डिब्रूगढ़ का था। अयोध्या यात्रा जिसका मैं जिक्र करना भूल गया था, वहाँ आप एक चांदी की शिला लेकर गए थे और वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी राम मंदिर निर्माण को लेकर। और इस नर्मदा परिक्रमा यात्रा का उद्देश्य क्या? देखिए, माँ नर्मदा की यात्रा का सबसे महत्व हम इंदौर वासियों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को जीवन देने में जीवनदायी है हमारी मैया। और ये यात्रा करूँगा जब मैं, और लोगों को इस यात्रा के बारे में बताऊँगा और मैया के करीब जब रोज़ ले जाऊँगा, तो मेरा सोचना है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक जागृति आएगी। और पानी को बचाना भी है, पानी को संभालना भी है। और मैं पूरे रास्ते में पेड़ों को भी देखते हुए जाऊंगा, कहाँ पे क्या कमी है वो भी देखूंगा, और मन में एक पूरी विस्तृत जानकारी एकत्रित कर सकूं और उसे किसी उचित प्लेटफॉर्म पर फिर समय आने पर मैं रख सकूं उन सब चीज़ों को। आपने एक बात कही कि इस यात्रा का डॉक्यूमेंटेशन करूं, उसे किसी उचित प्लेटफॉर्म पर रख सकूं, तो निश्चित तौर पर ये बात आपको खली होगी कि इस यात्रा की जब आपने शुरुआत की और सोचने की कोशिश की दिशा में कि कैसे यात्रा होगी, किस तरह का रूट होना चाहिए, तो आपको कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला होगा? सुनील भाई, इस यात्रा के किसी भी यात्रा को लेकर कोई रूट का बहुत अच्छा कि आज तक किसी ने भी वो बनाया नहीं है, क्योंकि पिछले 5-1 साल से काफ़ी एडवांस हो गई हैं चीज़ें। और गार्मिन की घड़ियाँ और ऐप इतने अच्छे आ गए हैं कि पल पल की जानकारी, पल पल कदम की जानकारी, एक एक आपकी सांसों की जानकारी सब रहती है उसमें। और अगर इस तरीके की चीज़ें अगर हम बना लेंगे, तो आने वाले समय में यदि किसी को इस तरह की यात्रा करनी है या कोई सा भी सफ़र करना है, तो उसे बहुत आसानी हो जाएगी। वो उसके डीप में जाएगा तो उसे काफ़ी चीज़ें मिलेंगी कि कैसी हवा चलती हैं, तो किस हवा चल रही है तो उस वक्त हमारी स्पीड क्या है, कितनी ताकत लगती है, कितना वॉट लग रहा है हमारा को, इसमें प्रेशर कितना लग रहा है, सारी जानकारियाँ मिलती जाती हैं। तो पर वो टेक्निकल चीज़ें हैं तो हर आदमी समझेगा नहीं उस चीज़ को, पर मैं चाह रहा हूँ एक पूरा डाटा बना के देना। आपने सही कहा। आपने जब मैं आपकी कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा के वीडियोस देख रहा था, आपकी उस पुस्तक को देख रहा था जो आपने लिखी है उसके बारे में, उसके फ़ोटोज़ देखें, कई बार वीडियोस जो आपने शेयर किए वो देखे, हवा के रुख से साइकिल को चलाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और उस वातावरण को, उस एटमॉस्फेयर की स्टडी करके अपनी साइकिलिंग करना निश्चित तौर पर एक चुनौती है। हाँ बिल्कुल है। जैसे अभी मैंने सब जानकारियाँ एकत्रित कर ली हैं, बहुत अच्छे ऐप आ गए हैं, हमें पल पल की जानकारी रहती है, जिसमें हर 3 घंटे बाद हवा की दिशा क्या रहेगी। और आप मान के चलिए कि 99.9% एक्यूरेसी रहती है उसमें। तो मुझे मालूम है कि कल से मैं यात्रा की शुरुआत करूँगा तो मुझे हवा मेरे पक्ष में रहेगी, लेकिन जब मैं विमलेश्वर में माँ नर्मदा को क्रॉस करूँगा समुद्र में, तो वापसी में मुझे हेडविंड मिलने वाली है। तो हम दिमाग से मजबूत बन जाते हैं कि कैसा समय आने वाला है और क्या परिस्थितियाँ आने वाली हैं, तो इससे बड़ा फ़ायदा मिलता है इन सब चीज़ों से। नीरज याग्निक जी के बारे में एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हवा का रुख किधर भी हो, हवा का रुख, इनका जो दृढ़ निश्चय है उसको कभी रोक नहीं पाया। अभी तक की सारी यात्राएं इन्होंने हवा के विपरीत रुख हो, हवा का साथ हो, उन सब रुखों को अपने हिसाब से मोड़ कर उस यात्रा को पूरा किया है। तमाम सारी चुनौतियां, कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा के दौरान एक बार आपके साथ हादसा हुआ,
आपने हिम्मत के साथ काम किया। तमाम सारी परिस्थितियों में आपका हौसला निश्चित तौर पर आपकी हर काम को, हर यात्रा को सफल करने में मददगार साबित होता है। देखिए, ये यात्राओं में जितनी भी बाधाएं आती हैं, और मैं चाहता हूँ ये बाधाएं आएँ और इन बाधाओं को मैं पार करूँ और लोगों को बता सकूँ। और यही जीवन है, जीवन में भी बाधाएं आएंगी और उन्हें हमें पार करना है, और यही मैं खुद सीख रहा हूँ और यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ लोगों को। बात बहुत गहरी और बहुत बड़ी है। हर यात्रा में, जीवन की हर यात्रा में बाधाएं आती है, और उन बाधाओं को पार करके जो यात्रा करता है वही सही मायने में सफल इंसान होता है। और नीरज याग्निक हमेशा चुनौतियों से पीछे नहीं हटते। साइकिल यात्रा से लेकर निजी ज़िंदगी के तमाम अनुभव हैं जिस पर इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में किसी भी काम को सही दिशा में करने का और सफल करने का जो जज्बा है वो निश्चित तौर पर प्रेरणादायी है। नीरज भाई, आपने पूरे लॉकडाउन के दौरान ज़बरदस्त वर्कआउट किया। आपकी फ़िटनेस को लेकर तो कोई बात ही नहीं कर सकता। मुझे लगता नहीं कि मेरी इतनी हिम्मत है कि आपको फ़िटनेस को लेकर कोई बात कर पाऊँ। पर लगातार साइकिल चलाना, लगातार फ़िटनेस पर काम करना, ये जुनून आपका, ये क्या है? देखिए, इंसान को किसी काम को करने में यदि मज़ा आने लगता है तो फिर वो कहते हैं ना कि अगर आप परिश्रम दिल से करोगे तो फिर वो परिश्रम नहीं रह जाता, वो आनंद देने लगता है। तो मुझे भी सारे जो परिश्रम है वो जब आनंद देते हैं तो मुझे फिर मतलब कोई कठिनाई लगती नहीं कि मैंने कुछ किया, और मज़ा आती है। लोगों का बहुत प्यार मिलता है, लोगों का मतलब गज़ब का रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। तो जीवन अब इसी में सौंप दिया है मैंने। तो तमाम सारे आपके पोस्ट जो फेसबुक पर हम देखते हैं, तमाम सारे आपके फॉलोअर्स जो हैं और वो आपसे प्रेरणा लेते हैं। कई बार मैंने देखा है कि कुछ जो आपके साथ साइकिलिंग जिन्होंने शुरुआत की है, आपने उनको साइकिलिंग की शुरुआत करवाई, वो कई सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि हम अगर आज साइकिल चला पा रहे हैं तो नीरज भाई की बदौलत। हम जब उनके साथ साइकिलिंग करते हैं, हम पीछे रह जाते हैं तो वे खुद हमारे साथ पीछे रहकर हमारा हौसला बढ़ाते हुए हमें आगे लेकर जाते हैं। क्या लगता है, ये फ़िटनेस को लेकर जो आप लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करते हो, लोगों का मनोबल बढ़ाते हो, इसके पीछे सोच क्या? देखिए, लोगों को साथ में लेके चलना और लोगों को प्रेरित करना कि आपको ये करना है, सभी बहुत आसान है। और मैं अकेला नहीं करता। मुझे लगता है कि जितने लोग मेरे साथ जुड़ते गए हैं और जितने लोग मेरे साथ यात्राएं करी थी, और वो सब अपने आप में मतलब एक एक आदमी सैकड़ों लोगों को तैयार कर चुका है, और बस इसी तरीके से एक चेन बनती जा रही है। और आज इंदौर आप देख ही रहे हैं, फ़िटनेस के लिए बिल्कुल दीवाना हो गया है, और आने वाले समय में निश्चित हिंदुस्तान में फ़िटनेस में हम सबसे आगे रहेंगे और लोग हमारे वहाँ की मिसाल देंगे इंदौर की। बात बिल्कुल सही है। नीरज भाई ने जितने लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया, उनका आप साक्षात उदाहरण देख सकते हैं कि आज BRTS पर कई सारे लोग साइकिल चलाते हुए दिखते हैं। BRTS पर सुबह 6 से 8 बजे तक साइकिलिंग के लिए एक अलग से ट्रैक खोल दिया गया है, और इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक साइकिलिंग लेन भी स्टार्ट की जा रही है पलासिया से निरंजनपुर चौराहे पर लेकर। और एक बहुत अच्छी बात नीरज भाई ने कही है कि आने वाले समय में इंदौर स्वच्छ शहर के तौर पर भी जाना जाएगा, फिटनेस के शहर के तौर पर भी जाना जाएगा। बहरहाल नीरज भाई, आपकी इस यात्रा पर फिर हम आते हैं। ये यात्रा लगभग कितने किलोमीटर की होगी और कितने दिनों का लक्ष्य है? ये यात्रा लगभग मेरे ख्याल से 3500 किलोमीटर के आसपास रहेगी, और इसमें लक्ष्य कुछ भी नहीं रखा है मैंने, क्योंकि किसी आश्रम में गए और किसी बाबा ने रोक लिया है, उनसे बातचीत का आनंद आ गया, तो कितने घंटे बाद चलेगी मुझे भी नहीं मालूम। रास्ते में कई पैदल यात्री भी मिलेंगे मुझे, उनसे बातचीत करने में कितना समय निकल गया मुझे नहीं मालूम। पर अगर मोटे तौर पर एक बात करूं तो मुझे लगता है कि 3 हफ्ते के आसपास ये यात्रा हो जाएगी। 3 हफ्ते यानी कि लगभग 21 दिन में यात्रा पूरी होने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। मैं जितनी यात्राएं अभी तक नीरज भाई ने की है, मुझे पता है कि ये लक्ष्य जो बोलते हैं उससे पहले वो लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। यही इनकी खूबी है। उतनी ही लगन के साथ अयोध्या तक के 900 किलोमीटर की यात्रा शायद आपने एक रात में पूरी की थी। टोटल 60 घंटे में मैं वहाँ पहुँचा था। 705 किलोमीटर साइकिल मैंने कंटिन्यूस चलाई थी,
700 तो हाँ 35 किलोमीटर में 35 घंटे में मैंने 32 घंटे लगातार साइकिल चलाई थी, 705 किलोमीटर। इसके पहले कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा थी और जब डेस्टिनेशन कन्याकुमारी पहुंचने का वक्त था तब भी ऐसी ही जुनून और ऐसे ही दृढ़ता के साथ उन्होंने साइकिल चलाई थी और अपना लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया था। तो निश्चित तौर पर माँ नर्मदा की जो ये जीवनदायी माँ नर्मदा है, इसकी जो आप यात्रा, इसकी जो परिक्रमा करने जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद सुनील भाई, और यात्रा के बाद फिर से मिलेंगे अपन। सही बात है, हम फिर यात्रा के बाद नीरज भाई से रूबरू होंगे, उस यात्रा के अनुभव के बारे में बात करेंगे। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।